अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह खैर। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। और यकीनी तौर पे इशाल, अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो वो बहुत खुश होंगे आज। छुट्टियाँ शुरू हो गई। जी हाँ, उनकी छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। और क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी जी नाज़रीन, ख़ासतौर पे पंजाब और सिंध की अगर बात की जाए तो अब दोबारा से स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों में भी एक जज्बा देखा जा रहा था। उमूमी तौर पे तो बच्चे जो हैं वो तंग आए हुए होते हैं डेली स्कूल जा के एक ही रूटीन की वजह से, लेकिन इतनी लंबी छुट्टियां गुजारने के बाद बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बहुत एक्साइटेड हैं और पेरेंट्स उससे ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि पेरेंट्स की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप आज़ाद हो जाते हैं, कुछ घंटों के लिए उन्हें सुकून मुयस्सर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उधम जो मचाया होता है बच्चों ने, और ख़ासतौर पे अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो जो पूरी छुट्टियां थी वो इसी तरह से शोर शराबा और उनकी जो डिमांड्स थी वो यही थी कि जी हमें यहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे जाना है। पूरी तरह से हमने भरपूर तरीके से इन लोकेशंस को एंजॉय करना है। तो अब उनका टाइम हुआ पूरा और पेरेंट्स की बारी है कि वो अपने काम काज पे फोकस कर सकें। फोकस कर सकते हैं। अब वो सुकून की नींद ले सकती हैं वो माएँ बच्चों को, क्योंकि स्कूल भेजने के बाद माएँ अमूमन सो जाती हैं। तो आज कितने बच्चे गए हैं स्कूलों में और क्या सूरत हाल है स्कूल्स के अंदर की, क्योंकि पहला दिन है, ज़रा अटेंडेंस भी कम होती है। कुछ अटेंडेंस पेरेंट्स सोचते हैं कि जी कमिंग न्यू वीक से हम बच्चों को भेजना शुरू करें। तो लाहौर से जान लेते हैं, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं इस वक्त स्कूल के बाहर। गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, आप बताइएगा स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी देख रहे हैं? बच्चे कितने खुशगवार मूड के साथ आ रहे हैं या फिर बच्चे जो हैं वो थोड़े सैडी मूड के साथ आ रहे हैं कि कैसे स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई? जी बिल्कुल, आज पहला रोज़ है तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। तादाद जो है पहले रोज़ मामूल से कम ही रहती है, 70-75% ही तादाद होती है क्योंकि आज लाहौर में बारिश का भी इम्कान है। तो इसलिए मौसम बरसात चल रहा है तो अमूमी तौर पर ये भी वालिदैन देखते हैं कि आज बारिश हो जाए। और पहला दिन भी है तो कई बच्चों की कापी पेंसिल रेडी नहीं होती, कई का होमवर्क नहीं होता और कई वालिदैन जो है वो भी सुस्त रवि का दामन थामे रखते हैं, कभी किसी का यूनिफॉर्म तैयार नहीं होता। तो इस तरह मुख्तलिफ अवामिल की बिना पर जो पहला दिन होता है उसमें जो है वो हाजिर की तादाद कम होती है। और कल यौम आज़ादी था, बच्चों ने खूब हल्ला गुला किया, शोर शराबा भी किया, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि जी हम थक गए। तो ये मुख्तलिफ अवामिल हैं, अलल और मोरिकात है हाजिर कम होने के। और उसके बाद आज जुमेरात है और कल जुमा है, तो वालिदैन ये भी सोचते हैं कि 2 दिन बाद फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी, 2 वीकेंड आ रहा है, तो इसलिए वो भी नहीं भेजते। फिर जब जैसे बताया यौम आज़ादी होता है तो कुछ बच्चे जो है वो दूसरे शहरों में भी गए होते हैं, कोई अज़ीज़ अक़ारीब में भी गए होते हैं, तो उस वजह से भी फिर उनके आने में आमदोरफ्त में जो है। अच्छा गौर, एक चीज़ हुकूमत की तरफ से भी एक तोहफा दिया गया है बच्चों को, जो सरकारी स्कूल है ख़ास तौर पे, उसमें अब 2 दिन की छुट्टी हुआ करेगी। इसकी अनाउंसमेंट भी बाकायदा हो गई। जी बिल्कुल, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और ये कहा गया है इसका बुनियादी मकसद ये है उस साज़ा पे जो काम का बोझ था उस बोझ को कम करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये फैसला किया गया है। तो अगर तो ये जो 5 दिन है उसमें ये पेशा वराना फ़राइज़ उस्ताज़ा अंजाम करें और बच्चों की अच्छी तरबियत करें, शख्सियत साजी करें। अच्छा गौहर, ये भी बताइएगा औकात कार क्या रखे गए हैं स्कूल के? जब बच्चों ने स्कूल स्टार्ट करना है तो उसके औकात कार क्या होंगे? टाइमिंग क्या है, कितने बजे शुरू होगा स्कूल, कितने बजे छुट्टी होगी? जी 2 शिफ्टों में स्कूल है। सिंगल शिफ्ट स्कूलों में पीर से जुमेरात तक स्कूलों का जो वक्त है वो 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। डबल शिफ्ट में जो स्कूल चलते हैं उसमें पहले शिफ्ट का वक्त 8 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट में 1 बजे से 5 बजे तक तालिब इल्मों को पढ़ाया जाएगा, जबकि जुमे को स्कूल 8 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। जी ये शेड्यूल जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया। गौहर अली मौजूद हैं हमारे साथ स्कूल के बाहर से। और जिस तरह से गौहर बता रहे थे इशाल के खूब जश्न मनाया गया और यकीनी तौर पे रात देर से भी सोएंगे बहुत से बच्चे। तो आज जो पहला दिन था हाजिरी किसी हद तक कम रहती है। आज मौसम भी अबरालूद है, गो के बादल छाए हुए हैं। जी हाँ, एक पॉजिटिव चेंज देखा जा रहा है क्योंकि अगर कल सारा दिन की बात की जाए कुछ दिनों से हब्स में गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था, तो एक तरह का रिलीफ आज महसूस हो रहा है। सुबह जिस वक्त हम ऑफिस भी आ रहे थे तो लग रहा था कि प्लेजेंट वेदर है। तो ये तो मौसम अच्छा हो तो साथ ही बच्चों का मूड भी खुशगवार हो जाता है, स्कूल जाने को दिल करने लगता है। बिल्कुल ऐसी है। तो उम्मीद करते हैं कि मंडे से अटेंडेंस बढ़ जाएगी और बाकायदा तौर पे बच्चों की जो आमद है उसका सिलसिला शुरू हो सकेगा। अब आते हैं ज़रा नाज़रीन दीगर अहम इशूज़ की तरफ। और एक अहम डेवलपमेंट है MBS मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी प्रिंस भी हैं, उनकी तरफ से जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान हैं कुछ गुफ्तगू की गई है और उससे रिपोर्ट किया है
अमेरिकी मीडिया ने, और उन्होंने इस खदशात का इजहार किया है कि MBS का ये कहना है कि चूंकि मैंने इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश की और गैर मशरूत जो ताउन अमेरिका के साथ जारी रखा है, उसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरात लाक हैं। बड़ा ही तशवीशनाक ये बयान सामने और उनके इस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हालात को बेहतर करने के लिए फ़लस्तीन का जो क़याम है वो बहुत ज़रूरी है, उनके लिए जो रास्ते हैं वो हमवार करने बहुत ज़रूरी हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने पहले जो एक कत्ल हुआ सऊदी वलीअहद ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा उन्होंने भी यही कोशिश की थी, जिसके बाद उनको भी जान की बाजी देनी पड़ी, उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये ख़तरात, ये खदशात जो हैं, ये तो बहरहाल जो भी इस तनाज़े में कूद रहा है उसको हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ईरान की जानिब से भी कहा गया है कि जंग बंदी इसी सूरत में हो सकती है अगर फ़लस्तीन में जंग बंदी की जाए। तो एक जंग को रोकने के लिए दूसरी जंग को ख़त्म करना ही मामले का हल है, और जो बाइडेन ने भी यही कहा है। बिल्कुल कशीदा सूरत हाल है इस वक्त अगर खित्ते की बात की जाए, और इसी चीज़ का इजहार मोहम्मद बिन सलमान ने भी किया है। और उन्होंने जिस तरह आपने भी कहा कि जो हवाला दिया है साबिक मिस्री सदर का कि उन्हें भी कत्ल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी रवाबित बढ़ाए थे, और ये तशवीश बहरहाल पाई जाती है और उसमें शिद्दत इस वजह से आ गई है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। पिछले 10 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका, उसमें 40,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, उसमें कोई तमीज़ नहीं की जा रही। ना तो स्कूलों को छोड़ा जा रहा है, अस्पतालों को छोड़ा जा रहा है, पनागुज़ीनों को छोड़ा जा रहा है, बल्कि आम शहरियों को ये कह के कि यहाँ पे हमास के कमांडर मौजूद हो सकते हैं, इसका खदशा है, या हिजबुल्लाह के वहाँ पे तकरीबकार मौजूद हो सकते हैं। इस चीज़ को बहाना बनाते हुए बुनियादी तौर पे फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का सिलसिला इस वक्त जारी है। पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, और हमने ये भी देखा है शाल कि जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बरतानिया में वो बड़ी शिद्दत के साथ मजम्मत कर रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मजालिम की और इसराइल के इक़दाम की, और ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और इसी हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी अब इस उम्मीद का इजहार किया है कि एक ही तरीका हो सकता है कि ईरान अपना बदला ना ले, और वो ये हो सकता है कि जंगबंदी हो जाए, गज़ा पर जो इस वक्त हमलावर है इसराइल, उस सिलसिले को रोका जाए, तभी ईरान हमलावर होने से बाज आ सकता है। अदरवाइज़ ईरान ने वाज़े तौर पे इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि वो बदला लेगा, और उस बदले के बाद इसराइल को अपने इक़दामात पे अफसोस होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अगर देखें तो मजम्मत तो हर तरफ से की जाती है, तमाम मुस्लिम उम्मा भी मजम्मत करती हुई नज़र आती है, लेकिन मजम्मत करने के अलावा कुछ इक़दामात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो मुस्लिम उम्मा को या फिर पूरी इंसानियत को इस वक्त खड़े होने की ज़रूरत है और ये इक़दामात करने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी अमेरिका के सदर खड़े हुए हैं जो बाइडन, उन्होंने भी यही कहा है कि इस जंग को रोकने के लिए एक ही तरीक़ाकार हो सकता है, और वो है फ़लस्तीन के अंदर जंग बंदी की जाए। और अगर ईरान जंग में उतरता है, और मेरे ख्याल में हालात ज़्यादा कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर ईरान भी जंग में उतरता है, पहले हम फ़लस्तीन को जलते हुए देख रहे हैं, और जिस तरह के मनाजर हम देखते हैं, बच्चों को जिस तरह से हम खून में लथपथ देखते हैं, इस तरह के मनाजर अल्लाह ना करे हमें मज़ीद देखने पड़े, फ़लस्तीन में भी जंग बंदी हो और ईरान जो है वो भी जंग में ना उतरे। क्योंकि ईरान ने तो एक ही वो दे दिया ऑप्शन कि हम जंग रोक सकते हैं, हम तैयारियां, मशकें जो वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, उसको रोकने की एक ही वजह हो सकती है, और वो ये है कि अगर फ़लस्तीन में जंग बंदी कर दी जाए, इजराइल अपनी हरकत से जो वो कुछ कर रहा है उससे अगर वो रुक जाए तो। बिल्कुल। और हमने कल जो 14 अगस्त गुजारा है शाल, उसकी अहमियत का अंदाज़ा तब ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है जब हम ऐसी अक़वाम को देखते हैं, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, या इवन यूक्रेन के अंदर भी जो दर्द, जो तकालीफ़ और जिस आजमाइश का सामना उन लाखों लोगों को है जो कि आज़ादी सल्ब होने के बायस परेशान हैं। यकीनी तौर पे ये एक नेमत है, और वो ममालिक जो कि इस मजालिम का बायस बन रहे हैं, इसराइल जैसे बेलगाम सांड की तरह मजालिम का अंबार ढाए हुए है, ये काबिल अफसोस अमर है। तो हम अपने मेहमान को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सैयद मोहम्मद अली, माहिर आलमी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। इस सारी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? अब तो अब देखें तो प्रिंस ने भी ये कह दिया, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने के लिए और अमेरिका के साथ मशरूत जो उनका वो एक मुआहदा चल रहा था उसको लेकर आगे चलने के लिए उन्होंने काविशें और कोशिशें की हैं। क्या समझते हैं कि वाकई उनकी जान को खतरा है, और इसको किस तरह से लेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, उसके 3 अहम पहलू हैं। एक तो उसका इंसानी पहलू है, जिसकी मैं समझता हूँ 21वीं सदी में कोई नज़ीर नहीं मिलती।
कि 40,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। तमाम तर आलमी मीडिया, आलमी क़वानीन और आलमी इदारों के निगाहों के सामने। दूसरी जानिब जो है आप देख रहे हैं कि ज़ुल्म व बर्बरियत की भी कोई नज़ीर नहीं मिलती और जो मग़रबी ताकतें हैं वो भरपूर अंदाज में इसराइल को हर तरह के असलहे और कील कांटे से लेस भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा या किसी और इम्पोर्टेंट फोरम पे आती हैं उसकी भी मुखालफत कर रही हैं। और तीसरा पहलू ये है जो अब आप बता रहे हैं कि असल में जो गेन है फ़लस्तीनियों ने इंतहाई बड़े पैमाने पे कुर्बानियाँ दे के जो कंट्रीब्यूट किया है वो ये है कि इसराइल की इस पूरे खित्ते में बालादस्ती को कायम होने से रोका जा सके और जो ममालिक इसराइल से नॉर्मल ताल्लुकात के ख्वाहां हैं उनके लिए अब उन्होंने इतनी अपनी कुर्बानियों के नतीजे में सियासी मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि अब उनके लिए शायद अपने मुल्क में अपने अवाम की हिमायत बरकरार रखना और इसराइल और अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना बैक वक्त काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से MBS ने भी कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को जो यकीनी बनाने का रास्ता है अब वो तलाश कर लेना चाहिए, जो भी क़ुव्वतें इसमें कारफरमा हो सकती हैं। आपको लगता है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रेशर आ रहा है या आलमी दुनिया की तरफ से आ रहा है, मुस्लिम ममालिक की तरफ से, तो ज़ाहिर बात है ये बुनियादी मुतालबा है ही, और एक और जो ईरान की तरफ से अब तो जंगी मशकों का आगाज़ भी मुसलसल कर दिया गया है इस्माइल हनिया की शहादत के बाद। आपको लगता है कि फ़र्क बढ़ने वाला है, जंगबंदी होने जा रही है या इसराइल को ख्याल आ पाएगा? देखें, ये जो इस वक्त मौजूदा शदीद तनाव की कैफियत ईरान और इसराइल के दरमियान है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, उसके भी दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अमेरिका इनडायरेक्टली बिलवास्ता तौर पे बरतानिया, फ्रांस, तुर्की, मिस्र, कतर, इन ममालिक के ज़रिए से अमेरिका ने ये पैगाम ईरान को दिया है कि वो जवाबी कार्रवाई से बाज रहे, जिसको बाज़ाब्ता तौर पे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और जवाबी कार्रवाई को अपना हक करार दिया है। दूसरी जानिब जो ईरान की जानिब से सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये हैं कि वो दरअसल वेट इसी बात का कर रहे हैं कि अगर इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हो जाती है तो शायद वो अपनी जवाबी कार्रवाई के ऊपर नजरसानी करे, लेकिन अगर फौरी तौर पे अगले चंद दिनों या हफ्तों में जंग बंदी नहीं होती और फ़लस्तीनियों की कत्लेआम का सिलसिला, नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रहता है तो ईरान जो है एक बड़े पैमाने पे। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे बड़ा हिमायती और सबसे बड़ा सपोर्टर तो अमेरिका ही है, बरतानिया ही है इसराइल के, जिनकी शह के ऊपर ये सारी दरिंदगी दिखाई जाती है इसराइल की तरफ से। लेकिन अब तो जो बाइडन ने भी कह दिया, उनका भी यही ख्याल है कि जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है ईरान को हमला करने से रोकने पर। तो आपको लगता है कि ये इस तरह के बयानात या इस तरह की कोशिशें कारगर साबित होंगी या फिर बुनियादी तौर पे सिर्फ ये बहाना है हमास को टारगेट करना या हिजबुल्लाह को टारगेट करना, असल में नस्ल कुशी ही मकसद है इसराइल का? देखिए, ये एक हकीकत है कि अमेरिका वो वाहिद रियासत है जो कि इसराइल के ऊपर दबाव बराह रास्त डाल सकता है सिफारती सतह पे, सियासी सतह पे। लेकिन एक जानिब आप देख रहे हैं कि जंग बंदी की कॉल दी जा रही है और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि कल ही अमेरिका ने $20 अरब के दिफाई हथियारों का इसराइल के लिए ऐलान किया है। मजीद इस एहतमाल के पेश नज़र के ये खित्ता एक बड़ी मशरिक़ वस्ता की जंग में जा सकता है। और तीसरा पहलू ये है कि जो दिफाई सतह पे अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे 5th जनरेशन फाइटर F-22 और 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स जो हैं वो पिछले 3-4 दिन के अंदर मशरिक़ वस्ता पहुंच चुके हैं कि अगर ताकि इसराइल की मदद की जा सके किसी जवाबी कार्रवाई में। अच्छा, ईरान एक के तरफ तो जिस तरह से एक तरफ आप मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि अमेरिका का बयान है, हम एक तरफ अगर बयान को देखें तो लगता ये है कि अमेरिका इस जंग को ख़त्म करने के हक़ में है, लेकिन दूसरी तरफ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने जो जंगी साजो सामान है उसका ऐलान किया है इसराइल के लिए और पहुँचाया भी जा रहा है, साथ में जंगी जो तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं वो भिजवाए जा रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से देखें? अमेरिका जो है वो सामने खुलकर आ भी नहीं रहा और हिमायत भी जारी है, इस सारी चीज़ों को किस तरह से लिया जाए?
देखिए, ये एक तकलीफ हकीकत है कि इस पूरे खित्ते में इसराइल जो है अमेरिका का सबसे बड़ा हलीफ और इत्तेहादी है, और बिल्कुल। उसके दिफा के लिए अमेरिका ने जितनी तेजी के साथ अ, अपने जदीद तरीन बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत को मुज्तमा किया है, ये इस बात का सबूत है कि वो उसके दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा ईरान के खिलाफ। लेकिन जो जंग बंदी का मामला है वो उसकी तरफ बात और बयानात का आना ये साबित करता है कि सदर बाइडेन को इस बात का एहतमाल और अंदाज़ा है कि जो 3 माह से कम अरसा रह गया अमेरिकी इलेक्शंस में, उसमें अमेरिका और ख़ुसूसन उनकी पार्टी जो डेमोक्रेट्स है, उनको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है इलेक्शंस में। नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियन जो वोटर है, वो उनको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना खुल्लम-खुल्ला इसराइल की सपोर्ट की है, और ये हुँ। एक सियासी कीमत जो है शायद उनकी पार्टी अदा ना कर सके। तो इस कीमत को कम करने के लिए और पब्लिक सेंटिमेंट को थोड़ा-सा पैसिफाई करने के लिए, अवामी गम-ओ-गुस्से को कम करने के लिए ये बयानात दिए जा रहे हैं, वरना सिफारती और जंगी और तज़वीराती हक़ाइक़ यही हैं कि मज़ीद $20 अरब के हथियारों का भी इसराइल के लिए ऐलान किया गया है, और जदीद तरीन जो लड़ाका तैयारे F-22 हैं, इस बैटल जंग ग्रुप को जो हैं, बंद होते वो हुए, रुकते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ईरान अगर कूद पड़ा है, ईरान की जानिब से मशक़ें भी जारी हैं, तो क्या ईरान का ये इक़दाम इस जंग को रोक पाएगा? देखिए, ईरान जो है वो अपनी जंग की तैयारियों और जवाबी कार्रवाई के ऐलान को सिफारती और सियासी सतह पे इस्तेमाल कर रहा है कि इसराइल के ऊपर बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव डाला जाए, ताकि वो फौरी तौर पे जंग बंद करे। लेकिन अगर इस दबाव के बावजूद जंग बंद नहीं होती, गज़ा में नस्ल-कुशी जारी रहती है, बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती जारी रहती है, तो मैं समझता हूँ इस ईरान की भी अपनी सियासी और नज़रियाती मजबूरी बन जाएगी कि वो अपने आप को, जबकि वो इसराइल के काउंटरवेट के तौर पे इस रीजन में पेश करता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कम से कम कोई कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली, माहिर आलमी उमूर। और एक तनाव जो बढ़ता जा रहा है ख़ित्ते इसराइली बर्बरियत की वजह से, और मुसलसल जो निशाना बनाया जा रहा है, खंडर में तब्दील कर दिया है पिछले 10-11 माह के अंदर पूरे गज़ा को, पूरे फ़लस्तीन को, और जिस तरह से हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, अब लगता है कि ये आग पूरे ख़ित्ते को और उसके बाद पूरी दुनिया को भी शायद अपनी लपेट में ले सकती है। तो ये इंतहाई अहम मामला है, आपने राय जानी है एक्सपर्ट की, और दीगर अभी बहुत से अहम इशूज़ हैं जिस पर बात होनी है। एक ब्रेक ले लें ईशा? बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम टू शो। एक अहम खबर है जी, वज़ीर आज़म ने जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी देने का ऐलान किया है। कब तक होगा ये तो देखते हैं आने वाले दिनों में। कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम भी पेश करेंगे, और साथ ही साथ बिजली की कीमतों में भी कमी होगी। बिल्कुल, एक बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है, लेकिन मतलब है कि ऐलान कर ही देते तो बेहतर नहीं था। इस मौके पर एक तोहफा हो जाता पाकिस्तानी आवाम को, क्योंकि लोगों की जो इस वक्त कमर टूट चुकी है बिल्कुल बिजली के बिलों से, और सबसे ज़्यादा क्राइसिस का यही दौर चल रहा है, क्योंकि जो 3-4 महीने होते हैं, मानसून का हो या ये जून जुलाई का महीना हो, इसके अंदर मुसलसल एक तो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ पर यूनिट के हिसाब से, और उसके बाद जो मुआहिदे हैं वो इस कदर नासूर बन चुके हैं कि इसकी वजह से बिलों में इजाफा हो चुका है, चाहे वो सैलरीज़ हों या कारोबार हों, सबके लिए परेशानी का बायस बन चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, माहिर मईशत हैं और एनर्जी के हवाले से भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप काफ़ी पुरुम्मीद थे जिस वक्त ये हुकूमत आई है, और आपको लग रहा था कि जो माशी हालात हैं उसको काबू करने में किसी हद तक कामयाब हो भी पाएगी, लेकिन जो उसके बाद हुआ है पिछले 5-6 महीने के अंदर, आवाम तो बहुत तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि जी खुशखबरी देने जा रहे हैं वज़ीर आज़म, बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी, IPPs के जो मुआहिदे हैं उन्हें भी शायद रिवाइज़ किया जाएगा। कोई उम्मीद रखी जाए या सिर्फ ये भी दावे वादे होंगे? आपकी राय क्या है इस पर? शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं, जब मईशत की बहाली की बात करते हैं, जब हुकूमत आई थी तो उसमें हमें पिछले साल के साथ कंपेयर करना है, जबकि तकरीबन हम दिवालिया होने के करीब थे, और अगर IMF का प्रोग्राम उस वक्त स्टैंड बाई प्रोग्राम ना मिलता तो हालात जो थे वो बहुत बदतर हो जाते। वो
मुल्क की मईशत जब ख़राब होती है तो मेरी आपकी आवाम की मईशत जो है वो लामहाला उस पर असर पड़ता है। और जो एक डॉलर की कीमत स्टेबल रही है पिछले चंद 6-7 माह में, वो मेरा ख्याल है कि बजाते खुद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी मुआशी हालत बेहतर रखने का, मेरी और आपकी और तमाम जो सुनने वाले देखने वाले। अगर ये रुपया गिरता जाए तो फिर हमारी कुव्वत खरीद उतनी कम होती जाती है। देखिए, जो IPPs के साथ मुआहदे हैं, इस पे बड़ी बात हो रही है कि जी ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसकी पेमेंट्स हमारी जेबों से निकल रही है। एक कारखाना अगर फर्ज किया 5000 मेगावाट वो बिजली जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, चाहे वो 1000 भी नहीं कर रहा या 1 यूनिट भी नहीं बना रहा, तो उसकी पेमेंट्स गवर्नमेंट को करनी है और वो बिलाखिर हमें बिलों की सूरत में या टैक्सेस की सूरत में हमारी जेबों से जानी है। तो ये मुआहदे क्या रिवाइज हो भी सकते हैं और ये जो ऐलान है क्या ये कारगर होगा, प्रैक्टिकल भी होगा? ये देखिए, इससे 2-3 चीजें हैं। जैसे हमाद अजहर साहब जो थे, उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत में, PTI की हुकूमत में, उन्होंने कुछ IPPs के साथ मुआहदे किए थे कि जो डॉलर में चार्जेस हमने देने हैं, तो डॉलर का रेट उन्होंने 148 रुपीज़ पे फिक्स कर दिया था, 148 रुपये 50 पैसे। तो आज अगर वो 280 पे भी है डॉलर, तो उन बिजली घरों को जो पेमेंट जा रही है वो 148 रुपये 50 पैसे के रेट पे ही जा रही है। इसी तरह से अगर बिजली के शोबे में देखा जाए तो तकरीबन 620 अरब रुपए के तो पिछले साल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे, चोरी और जो टेक्निकल लॉसेस, वो भी मेरी और आपकी जेब से ही जाते हैं। जो बिजली के बिलों में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी मेरी और आपकी जेब से ही जाते हैं। FPR अगर कलेक्ट नहीं कर पाती और वो बिजली के बिल पे लग के आते हैं, तो अगर हुकूमत बिजली के बिल कम करना चाहे तो IPPs को तो हल करना ही करना है, लेकिन उसको तरीकेकार क्या होगा? तरीकेकार क्या होगा? किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? ये एकतरफा तौर पे इसको जो है खत्म नहीं किया जा सकता। अगर तो कोई मुआहदे हैं जिनकी की मुद्दत पूरी और 20 से 25 साल के मुआहदे होते हैं, तो अगर तो कुछ ऐसे मुआहदे हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो रही है, उनको रिटायर किया जा रहा है, तो वो तो किया जा सकता है। लेकिन अगर हुकूमत एकतरफा तौर पे IPPs के साथ मुआहदे अपने खत्म करे तो सॉवरेन गारंटी जो दी है वो वायलेट हो जाएगी और हमें फौरन जो है वो साल की अदालत में ले जाया जाएगा। तो इसमें बातचीत से ही ये चीजें निगोशिएट। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद ही जाहिर कर सकते हैं कि IPPs के जरिए जो अपनों को नवाजने का सिलसिला है वो किसी हद तक बंद होगा, तो ही आवाम को रिलीफ मिल सकेगी। एक मुआशी प्लान भी दिया जाने का इम्कान है, जो 5 साला मुआशी प्लान है, वज़ीर आज़म उसका भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो वो मुआशी प्लान जो वो कितना कारगर आप समझते हैं साबित होगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी इस वक्त मुआशी हालत बहुत ही ख़राब जा रही है? वो जो मुआशी प्लान है वो ज़्यादातर मुल्क की मुआशी हालत को सुधारने के लिए होगा। जो अवाम की मुआशी हालत है वो, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि अगर मुल्क की मुआशी हालत खुदा न खास्ता बिगड़ती है तो अवाम की मुआशी हालत उसके साथ जुड़ी हुई है। उस प्लान पे अमल दरामद करने के लिए भी हुकूमत को बहुत सी टारगेटेड सब्सिडीज देना पड़ेंगी। जो आपका लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा। तो उस मुआशी प्लान में क्या हो सकता है, यानी वही चीज़ें हैं जो कि हम पिछले कई दहाइयों से इग्नोर करते चले आ रहे हैं कि एलीट कैप्चर को ख़त्म किया जाए, वो तमाम अफराद या अदारे कारोबार जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और नहीं है उनके घेरा तंग किया जाए। ये जो डॉक्टर साहब, एक उमूमी तासुर ये है कि हुकूमत छुप जाती है IMF के साथ किए गए मुआहिदों के पीछे। क्या हकीकत है कि एक आम जो दिहाड़ीदार मजदूर है या जो सैलरी हासिल करने वाले मुलाजमत पेशा लोग हैं, क्या वाकई IMF की ये शर्त है कि इनके ऊपर इतने टैक्सों का बोझ डाला जाए, या फिर एक टारगेट दिया जाता है और हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से बड़े मगरमच्छ तो उससे जान छुड़वा लेते हैं, वो टैक्स नहीं देते, एक आम पाकिस्तानी उसकी जद में आता है? तो हकीकत क्या है, ज़रा ये भी शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन से। IMF आपको ये कहता है कि जितनी आपकी आमदनी है उतने अपने खर्चे करें, या अपनी आमदनी बढ़ा लें या अपने खर्चे कम कर लें। अब ये फिर हुकूमतों का काम होता है कि वो आमदनी कहाँ से बढ़ानी है, क्या वो आमदनी। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत के पास आमदन बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। हमारा जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी दिहाड़ी तो फिक्स है, उसने 500 या 1000 ही दिहाड़ी लेनी है, लेकिन उसने हर चीज़ के ऊपर अपनी जेब से टैक्स ज़रूर कटवाना है। इसके हवाले से गवर्नमेंट लेवल पर कुछ नहीं होता। वो उसके लिए भी कोई प्लान ये तरतीब देंगे कि हमारा दिहाड़ीदार मजदूर, हमारा कम सैलरी वाला जो डेली वेजेस वाला जो बंदा है वो भी एटलीस्ट ज़िंदगी जी सके?
हर हुकूमत बात तो करती है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएगी और उनके पास टैक्स अवेडर्स की लिस्टें मौजूद हैं, उनको पता है कि किनका तर्ज जिंदगी जो है उनको टैक्स से मुताबिकत नहीं रखता, उनसे टैक्स लेना है। उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये चैलेंज बन जाती है और इस दफा भी हमें देखना होगा कि क्या वाकयातन वो लोग टैक्स नेट में आएंगे जिनकी आमदनियां ज्यादा हैं और वो टैक्स नहीं देते, या दोबारा से ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में ही आमदनी जो है ये बढ़ाई जाएगी। और दूसरा खर्चों को कम करना जो है वो हुकूमत के अपने इख्तियार में है कि जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनको कैसे रोका जाए और कैसे हकीकी मानों में उस ऑस्टेरिटी जो कि अगेन हर हुकूमत ऑस्टेरिटी का किफायत शारी का नारा लगाती है कि कैसे वो किफायत शारी जो है वो लेके आई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दावे और वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन अमली तौर पे इकदाम जब तक नज़र नहीं आएंगे तब तक अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी मुमकिन नहीं हो पाएगी। और उम्मीद करते हैं ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने सुनाई है इस पर अमल हो सके ताकि अवाम की जान कम अज़ कम बिजली के भारी बिलों से छूट सके। और बाकी जो खर्चे हैं वो ज़ाहिर बात है ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक तो एनर्जी क्राइसिस और महंगी बिजली होना और दूसरा जो महंगा पेट्रोल है, इसकी वजह से फिर हर चीज़ महंगी होती है और बिलाखिर उसका बोझ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात हो जाए क्रिकेट की, क्रिकेट प्लेयर्स की और किंग बाबर की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग जारी की है और इसमें एक बार फिर से एक रोज़ा क्रिकेट के बैटर बाबर आजम की बादशाहत इसमें बरकरार है। बिल्कुल जी, बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं और भारत के कप्तान रोहित शर्मा एक दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। भारत ही के शमन गुल जो हैं वो भी एक दर्जे तनाजुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। बिल्कुल, और विराट कोहली चौथी पोजीशन बरकरार रख पाए हैं। आयरलैंड के हैरी टेक्टर एक दर्जे तरक्की पाने के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। और बॉलर्स की अगर बात की जाए तो वहां पे जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज की पहली पोजीशन बरकरार है। नमीबिया के बर्नार्ड शाल्टर्स एक दर्जे तरक्की करके 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी जो हैं वो भी एक दर्जा तरक्की पाने के बाद 6ठी पोजीशन हासिल कर पाए हैं। और इसी तरह से शाहीन जाफरीदी उनकी 2 दर्जे तरक्की हुई है और वो 7वीं पोजीशन पर आ गए। बिल्कुल जी, ऑलराउंडर रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की पहली पोजीशन भी बरकरार है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बाबर आजम जो हैं उन्होंने इस टेस्ट रैंकिंग में जो पहली पोजीशन अपनी बरकरार रखी है, बादशाहत उनकी बरकरार है। तनकीद भी होती है उन पे और वो तनकीद इस हवाले से होती है कि वो इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। उनकी अपनी पोजीशन की बात की जाए, उनकी अपनी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनकी रैंकिंग तो बरकरार रहती है लेकिन बहुत से मैचेस में जहाँ पे ज़रूरत होती है पाकिस्तानी टीम को वहाँ पे उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। बहरहाल ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो नंबर 1 पे अभी तक मौजूद हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है। एक 21 को पहला टेस्ट होगा जबकि दूसरा होगा 30 को। और दूसरे टेस्ट के हवाले से खबर ये भी आई है कि वो बगैर तमाशाइयों के होगा। तो कितना तगड़ा ये मुकाबला होने जा रहा है, कितना ज़ोरदार ये मुकाबला होने जा रहा है चूँकि शाकीन के लिए क्या कुछ इसमें हो सकता है। सैयद याया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि टेस्ट स्क्वाड जो है पाकिस्तान का उससे आप कितने मुतमईन हैं, कितना बैलेंस्ड है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से, तो जो टबैकल हुआ आईसीसी चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप 24 में टीम पाकिस्तान का, और उसके बाद एक आम तासुर यही था कि हम नए और नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाएंगे, नए खून को मौका देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाने वालों को मौका दिया जाएगा। जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ये नारा लगा रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अब रिस्पेक्ट दी जाएगी, और उन्होंने एक मसरूफ डोमेस्टिक सीजन का ऐलान किया। लेकिन वही पुराने खिलाड़ी, वही पुराने चेहरे एक मरतबा फिर बांग्लादेश की कमजोर, नहीफ और एक स्ट्रगल करती हुई टीम के खिलाफ हमारे खेलते हुए दिखाई देंगे। और वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि हम जो है वो हार से डर रहे हैं, तजुर्बात करने से डर रहे हैं। तो लग रहा है कि आप कुछ मुतमईन नहीं है याया भाई ज्यादा, जो सर्जरी हुई है मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में जिसकी बात हो रही थी T20 वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद। जनाब सर्जरी हुई कहाँ, ये तो बता दीजिए मुझे आप। नहीं, कुछ छेड़छाड़ तो की है उन्होंने, कुछ नए लड़कों को मौका दिया, सरफराज को भी वापस लेकर आए, फिर नायब कप्तान को भी तब्दीली उनकी देखी गई है। तो आपको लगता है ये सारी चीजें अभी नाकाफी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, तो इसका पाकिस्तान टीम की नाकामी से अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ कि क्या ताल्लुक है। सरफराज तो पहले भी टीम में थे, टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया का जो टीम ने दौरा किया था,
और जहां तक नायब कप्तान की आप बात कर रहे हैं, तो नायब कप्तान बनाकर अगर आप समझते हैं सर्जरी हो गई, तो फिर मैं तो कह सकता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज है। और नहीं नहीं सर्जरी याया तो भाई, ये इसीलिए होती है इसीलिए आपको जहमत दी कि आइडियली होना क्या चाहिए था जो नहीं हो पाया। देखिए, बात दरअसल ये है, हम तो इस वक्त ट्रक की बत्ती के पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड वो कहते हैं ना कि सज्जा दिखा के खब्बा दे दिया और खब्बा दिखा के सज्जा दे दिया। तो बस इसी तरह इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं। और बांग्लादेश की वो टीम है जो कि एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ हम नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते थे, तजुर्बात कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद हमको जनूबी अफ्रीका जाना है, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है, वेस्ट इंडीज की टीम आनी है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने तजुर्बात से गुरेज किया है, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हो। ठीक है। अच्छा यही हुसैनी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आगे आने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी होने जा रही है, अगर आप समझते हैं कि अभी बांग्लादेशी टीम तो इतनी कमज़ोर टीम है कि उसके साथ तो खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतरेंगे और साथ ही मैच जीत जाएंगे, लेकिन क्या समझते हैं कि उसके लिए हमारी ये टीम काफ़ी होगी, एक प्रैक्टिस ही सही आने वाले आईसीसी चैंपियनशिप के लिए? तो क्या उसमें ये खिलाड़ी अगर जाते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? जिस तरह से आपने कहा तब्दीलियाँ नाकाफ़ी हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि हम लोग जो है वो बस वक्ती तौर पर खुशियां मनाने के जो है वो अब कायल हो गए हैं। और आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रही है, चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर का टूर्नामेंट है, और ये जो टेस्ट क्रिकेट है ये डिफरेंट बॉल गेम है। हमको तैयार करने चाहिए खिलाड़ियों को। जब तक हम खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी क्रिकेट के मौके फराहम नहीं करेंगे, तब तक हम एक कैसी अच्छी टीम बना सकेंगे। ये जो खिलाड़ियों का ग्रुप इस वक्त टीम के साथ यकजा है, ये पिछले 5 साल से यही खिलाड़ी खेल रहे हैं और बड़े टूर्नामेंट में जाकर बड़ी टीमों के खिलाफ इनकी कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है। तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाने वालों की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और एक बार फिर हम नाकामी के बावजूद उन्हीं पुराने चेहरों के गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छा मौका था बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में कि हम अपने नए खिलाड़ियों को मौका देते। अच्छा ये भाई, एक और चीज जो देखी गई है वो ये कि चीजें तो पहले से प्लान थी, डिसाइडेड थी, तारीखों का ऐलान भी हो चुका था। फिर ये दूसरे टेस्ट में जो कराची में होने जा रहा है, बगैर तमाशाइयों के मैच होना, होम ग्राउंड का ऐश तो पाकिस्तानी टीम को बिलाखिर होगा, लेकिन बगैर तमाशाइयों के वो जान पैदा नहीं हो पाएगी, वो जज्बा यकीनी तौर पर मांद पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? जनाब, हमारे पास एक मसला ये है कि सामने खाना रखा होना, तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये मेरी मर्जी का खाना नहीं है, यार आज गोश्त नहीं पका घर में। और जब कुछ नहीं होता ना, तो फिर हम कहते हैं कि यार वही खाना अच्छा था। तो बात दरअसल ये कि पाकिस्तान में तो आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो T20 मैच देखने के लिए लोग मैदान में नहीं आते, वनडे मैच देखने के लिए मैदान में नहीं आते। अब एक मजबूरी है, और मजबूरी है कि हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी पिंडी, लाहौर और कराची के क्रिकेट स्टेडियम को अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो तामीराती काम और तज़ीन और आराइश का काम जारी है, भारी मशीनरी आई हुई है, उसकी वजह से तोड़ फोड़ भी चल रही है। तो अब ये जो आप बात कर रहे हैं, अब ये हर आदमी यही बात करेगा कि यार बगैर तमाशाइयों के कैसे मैच होगा। तो भाई, इससे पहले जो मैच हुआ उसमें कितने लोग मैच देखने के लिए आए? खासतौर पर नेशनल स्टेडियम कराची का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है, जहाँ पर लोग जो है वो आटे में नमक के बराबर जो है वो भी नहीं आते मैच देखने के लिए। अब शोर पड़ गया है कि जी बगैर तमाशाइयों के मैच कैसे हो। लेकिन याया हुसैनी साहब, फिर भी अगर शायकीन क्रिकेट होते हैं तो मोराल किसी हद तक जो क्रिकेट हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं उनकी मोराल बुलंद हो जाता है। क्या नहीं समझते कि इस मैच को कराची क्रिकेट स्टेडियम में होने के बजाय रावलपिंडी में भी रखा जा सकता था, वहां पर भी खिलाड़ी खेल सकते थे? देखिए, बात दरअसल ये है कि अगले 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी टफ हैं, और कद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान और बांग्लादेश का 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज है, कोई भी मैच उनको नहीं दिया गया है। और उसकी बुनियादी वजह है कि वहां पर मैसिव अंदाज में जो है वो इस वक्त काम चल रहा है स्टेडियम को अपग्रेड करने के हवाले से। आपने बात की कि नेशनल स्टेडियम कराची को आप ये मैच नहीं देते। देखिए, अब आपको अगले 6 महीने इंग्लैंड को होस्ट करना है, वेस्ट इंडीज को होस्ट करना है, हमारे पास गिने चुने मैदान ही हैं, काम भी चलेगा और खेल भी होगा। आप जहां तक बात कर रही हैं कि ये तो पहले से तय था, तो बिल्कुल वजह फरमा रही हैं आप, पहले से तय था, लेकिन कोई इसमें पहाड़ नहीं गिर गया नीचे, कोई इसमें कयामत नहीं आ गई कि अगर लोग मैच देखने के लिए नहीं आएंगे। पहले मैं फिर दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप तो ये टेस्ट मैच की बात कर रही हैं, लोग तो यहाँ वनडे मैच देखने के लिए नहीं आते। तो टेस्ट मैच अगर हो रहा है, क्योंकि अब जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो डिजिटल मीडिया से या टीवी राइट से होता है, तो अगर तमाशाई आ भी जाते हैं तो कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। अब आपके पास एक मजबूरी है और उस मजबूरी को अंडरस्टैंड करना चाहिए।
बामर मजबूरी बगैर तमाशाइयों के ये टेस्ट सीरीज होने जा रही है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इसमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे और गपशप करनी थी लेकिन वक्त की कमी है। बात हो जाए मौसम की। मौसम में जिस तरह हमने पहले भी बात की शाल कि एक पॉजिटिव चेंज देखा जा रहा है और वैसे तो बारिशें भरपूर हो रही हैं और क्योंकि जुलाई में कहा जा रहा था कि तवक्को से कुछ कम बारिशें हुई हैं, लेकिन अगस्त में होने वाली जो बारिशें हैं वो किसी हद तक तवक्को से ज़्यादा हो रही हैं। तो अभी ओवरऑल पाकिस्तान में मौसम कैसा है और कहाँ कहाँ मज़ीद बारिश हो सकती है, कुछ बात कर लेते हैं इस बारे में। बिल्कुल ऐसे ही मौसम जो है वो कब कहाँ और कैसा रहेगा, बारिशें कहाँ कितनी हो चुकी हैं और कितनी होनी है, माहिर मौसमियात हैं हमारे साथ डॉक्टर इजाज़ अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का शो में आपको वेलकम कहेंगे। बताइएगा मौसम जो है वो पल पल अपने तेवर बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज अगर हम देखें तो बादल भी थे और मौसम में हल्की हल्की हवा भी थोड़ी चल रही थी, तो हुनकी फील हो रही थी। आप क्या कहेंगे, आने वाले दिनों में मानसून का स्पेल ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं या अभी जारी है? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये जो मौसम, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पे बड़ी शदीद बारिश हो रही है। बड़ी मुश्किल से ही मैं जो है वो अपने ऑफिस पहुँचा हूँ और काफ़ी पानी जो है जगह जगह पे खड़ा हुआ है और अचानक बारिश हुई। जब मैं घर से निकला था तो उस वक्त बहुत प्लेजेंट मौसम था। बारिशों का ये सिलसिला जो है वो अगस्त में ख़ास तौर पर नॉर्दर्न जो हमारा पाकिस्तान है, नॉर्दर्न एरिया, केपी, आज़ाद कश्मीर वगैरह में, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बारिशें ज़्यादा हों। और जैसा आपने कहा मानसून लेट था, लेकिन ये है कि मानसून अभी आगे भी जाएगा थोड़ा सा, तो पोस्ट मानसून जो है बारिशें होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हैं। डॉक्टर साहब, ये मानसून का जो स्पेल है ये कहाँ तक जाता है? मतलब अगस्त के लास्ट तक अगर हम देखें तो मानसून का स्पेल वहाँ तक महदूद है, ख़त्म हो जाता है या उससे आगे भी जाएगा? वैसे जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मानसून है वो मिड अगस्त तक जो है वो जाता है। 15 आज जैसे आज का दिन है, 15 अगस्त तक कहते हैं कि मानसून जो है वो रहता है। लेकिन अब चूंकि वेदर, ग्लोबल वेदर पैटर्न चेंज हुआ है तो मानसून में आने में भी डिले हो रहा है और अब जाने में भी लगता यही है। पिछले साल भी हमारे पास जो है वो इसी तरह की सिचुएशन थी, इस साल भी ऐसे ही लग रहा है कि ये जो है अगस्त के एंड तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये है कि हो सकता है कि अर्ली सितंबर तक। तो डॉक्टर साहब, अर्बन फ्लडिंग का खदशा तो मौजूद नहीं है? बहुत ज़्यादा मौजूद है अर्बन फ्लडिंग का। जो इस वक्त जो अगर हम देखें तो हमारे जो आई थिंक जो बेसिक चीज़ है ना हमारी, वो अब जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, फ्लड्स हर साल तकरीबन छोटे बड़े किसी ना किसी हद तक जो है वो आ रहे हैं। जो हमारा ज़्यादा जो एंगेजमेंट होनी चाहिए वो प्रिपेयर्डनेस में होनी चाहिए कि हम फ्लड के लिए प्रिपेयर करें। और अभी जो ज़्यादा कहाँ ज़्यादा खदशात हैं, किन किन रीजन्स में? आज तकरीबन सारे शहरों में, जो बड़े शहर हैं उसमें चांसेस ये, क्योंकि वो हमारे पास रुकावटें जगह जगह रुकावटें हैं, क्लीनलीनेस इस तरह नहीं। कराची खास तौर पर जो है उसमें जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस के जो टाइम था वो बहुत डिले उन्होंने प्रेपरेशन जो है वो शुरू की, जिसकी वजह से जो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि अर्बन फ्लडिंग में नुकसान जो है वो ज़्यादा हों। इसी तरह जो बड़े शहर हैं, अब जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में आज जिस तरह अभी जो बारिश हुई है एकदम, तो इसमें आज भी चांसेस यही हैं कि जी अर्बन फ्लडिंग के जो है सो वो सिलसिला यहाँ पे भी होगा। तो अनफॉर्चुनेटली प्रिपेयर्डनेस में हम उतना तवज्जो नहीं देते, हम उसके बाद जो डैमेज होते हैं उसको डैमेज को कंट्रोल करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जबकि अगर हम प्रिपेयर्डनेस पे उससे कम जो रिसोर्सेज यूज़ कर लें तो हम काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी और नुकसान जो है उससे हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इजाज़ अहमद साहब ये कह रहे थे कि खदशात मौजूद हैं ख़ासतौर पे बड़े शहरों में, जिसमें कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर या दीगर, यहाँ तैयारी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि कराची में नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं और जब तबाही हो जाती है, नुकसान हो जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ जीर्ण हो जाती हैं, फिर ख्याल आता है और फिर भाग दौड़ भी शुरू हो जाती है। लेकिन बेहतर ये है कि जब आपके इदारे एक्टिव हैं, जब आपको ये अलर्ट्स पहले से मिल जाते हैं तो उसकी तैयारी, उसका होमवर्क होना चाहिए ताकि वो नौबत ही ना आए, वो नुकसान ही ना आए जिसका सामना हर साल होता है। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि ये जुनैद पहले से पता होता है कि मानसून का स्पेल शुरू होगा, बारिशें किस हद तक हो सकती हैं, तो उसके लिए जो हिकमत अमली है वो नहीं अपनाई जाती है या उसके लिए कोई पहले से प्लान तरतीब नहीं दिया जाता कि हम मुश्किल हालात से निमट सकें या हम उस जो पानी का बहाव है उसको किसी ना किसी हद तक मैनेज कर सकें। तो फिर वही होता है जो हर बार हम देखते हैं, सैलाब आता है, बहुत सारे घर शहर जो है वो बह जाते हैं। अब हम कुछ पाकिस्तान की प्राइड की बात करें। बिल्कुल, और 14 अगस्त के मौके पे नवाजा गया है कुछ फ़नकारों को, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, तो उनका भी ज़रा तज़किरा हो जाए, जिसके अंदर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने 77वें
यौम आज़ादी के मौके पे सिविल अवार्ड, जिसमें अरशद नदीम हमारा कौमी हीरो भी मौजूद है, जो कि गोल्ड मेडल जिसने ला के दिया है पाकिस्तानियों को। और इस बार खुसूसी तौर पे जो रंग थे जश्न आज़ादी के वो दुबाला हो गए थे, उसमें कई गुना इजाफा हो गया था। तमाम तर अफराद को अगर बात की जाए तो 23 मार्च 2025 की तकरीब में ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। उसकी अनाउंसमेंट 14 अगस्त के मौके पर कर दी जाती है, जिसमें साइंस है, इंजीनियरिंग का शोबा है, तालीम है, तिब है, फ़नून है और अदब, खेल और दीगर शोबे भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ये जो टैक्स दहिंदगान हैं, बरामदात कुनंदगान हैं, अवामी खदमात है, बहादरी है और खदमात के शोबे में ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। और उर्दू के नामवर गज़ल के शायर नासिर काज़मी के लिए भी जो शायराना खदमात पर निशाने इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। और इस तरह से जावेद जब्बार के लिए अदब के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान, जबकि सलमा अवान अदब, मुनीज़ा शम्सी अदब और इस तरह से बहुत सारे दीगर फनकार हैं जिनको नवाजा जा रहा है। एक ड्रामा सीरियल थी सोना चांदी, आपको याद होगा, तो उनकी जो कास्ट थी शिवा अरशद और हामिद राना, वो भी शामिल किए गए हैं इस बार। फ्रिया परवेज़ हैं जो कि सिंगर हैं बड़ी मशहूर, उन्हें भी दिया जाएगा। नवीद अहमद भट्टी है, अम्बरीन हसीब हैं, अदब के नामों का ऐलान किया गया है। अरशद नदीम जो कि गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। इसी तरह से बख्तियार खटक गुलकारी में नाम पैदा किया। सैयद जवाद हुसैन जाफरी, उनको भी अदब के शोबे में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। तो ये सारे शोबे हैं, वो सारी शख्सियात हैं जिनकी सलाहियतों को, जिनकी परफॉर्मेंसेस को सराहते हुए, उनकी कारकर्दगी को एक्नॉलेज करते हुए इस बार उन्हें ये अवार्ड देने का 23 मार्च 2025 में ये अवार्ड की तकरीब रखी जाएगी। और एक अवार्ड्स जो हैं वो इम्तियाज़ जो ये हैं रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा उनको, उनकी कारकर्दगी पर। किसी को तमग़ा इम्तियाज़ दिया जा रहा है तो किसी को तमग़ा जुरत बहादुरी दिया जा रहा है। ये एजाज़ात हैं जो कि हम उनके कामों पर, उनके जो उन्होंने कारकर्दगी अपनी दिखाई है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है अपने अपने शोबों में रहते हुए, उनको नवाजा जाएगा। और ये बड़ा अच्छा है, हौसला अफजाई बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। और जब तक एक्नॉलेजमेंट ना हो, जब तक हौसला अफजाई ना हो, थपकी ना मिले, ख़ास तौर पे हुकूमती सतह पे। और एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा इशाल, वो ये है कि मेरिट को मद्देनज़र भी लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिस पे कुछ तनकीद भी हुई है और फिर उसका मुआवजा किया जाता है कि जी इनको किस खुशी में अवार्ड दिया जा रहा है, कि या कहीं कोई सिफारिश या कहीं मेरिट को बाईपास करते हुए तो ये नहीं किया जा रहा। तो मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए सही जो एक्नॉलेजमेंट है या सही हौसला अफजाई है, उसकी बड़ी ज़रूरत है, उनको वो अवार्ड जो हैं वो दिए जाएं, उनको एक्नॉलेज किया जाए। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अवार्ड्स मिलने से शाबाशी थोड़ा सा खून बढ़ जाता है और एनर्जी लेवल कुछ और हो जाता है, मजीद कुछ कर दिखाने का जज्बा जो नई जनरेशन के लिए भी एक मिसाल होती है कि वो अगर इनको अवार्ड मिल रहा है तो हमें भी मिल सकता है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, मजीद बात होगी, मजीद गपशप होगी, कुछ और मेहमान भी आएंगे मॉर्निंग शो में आज के, हमारे साथ रहेगा सेविदास। नाज़रीन वेलकम बैक। और एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर। उम्मीद है कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। एक बड़ा मसला जो कि पाकिस्तानी को दरपेश है वो ये है कि इंटरनेट की बंदिश का सामना है। एक तो बिजली के ज़्यादा बिल, महंगाई, दीगर परेशानियां, मौसम भी अजीब सा, ऊपर से इंटरनेट भी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। और ये उज़र पेश किया जा रहा है कि जी फायर वॉल लगाई जा रही है और फिर अब जो एक्स है या दीगर ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको VPN के ज़रिए इस्तेमाल करने की ऑप्शन मौजूद थी। अब ये कहा जा रहा है कि जी VPN को भी बंद कर दिया जाएगा। तो पता नहीं इनको ये मशवरे कौन दे रहा है। और ऐसा मुल्क इशाल के जिसमें इकॉनमी ज़बोहाली का शिकार है, मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, आपने फ्रीलांसर्स को जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, अपना रोज़गार बनाने के लिए उन्हें पता नहीं कितने सालों की मेहनत की होगी, और आपने पानी फेर दिया है इंटरनेट की बंदिश की वजह से। फाइबर जो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अनअवेलेबल शो किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट ही नहीं है। तो फिर इसका हल क्या होगा? तो इसका हल हम देख लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। हमारे साथ है कमल चीमा, CEO हैं इम्पैक्ट मीटर्स की। बहुत शुक्रिया आपका कमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कमल, आपसे आपकी एक्सपर्टीज़ से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख रही हैं, या तो नेट आता नहीं है और अगर आता है तो उसकी स्पीड इतनी नाकाफ़ी है कि आप कोई ऐप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप किसी को मैसेज नहीं सेंड कर सकते हैं, कुछ सर्च नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो फ्रीलांसर्स हैं या आप जिस तरह से कंपनी की CEO भी हैं, रन कर रहे हैं इस कंपनी को, किस तरह के मुश्किलात का सामना है आप लोगों को? हम लोग तो बहुत तंग हैं इस चीज़ से। देखिए, जो इस वक्त इंटरनेट की बंदिश है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा
एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर रही है। इसलिए क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ और मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये कह चुकी हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सेक्टर है जहाँ पे बगैर किसी कैपिटल आउटले के, बगैर किसी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाया जा सकता है, और वो भी डॉलर रिमिटेंसेस में कमाया जा सकता है फ्रीलांसिंग करके, वो है आईटी फ्रीलांसिंग या आईटी रिमोट जॉब्स। इवन जो हमारे पाकिस्तान में लोग बैठ के बाहर की कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, रिमोटली जॉब कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके थ्रू। अच्छा, अब उसका जो एक बेसिक टेनेंट है या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, मैं जितनी बड़ी कंपनीज में, काफ़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुकी हूँ, हम जब कनेक्ट होते थे, जब मैं पाकिस्तान में थी और कनेक्ट होती थी सर्वर से, तो उनका अपना एक वैन बनता है, उनका अपना एक क्लोज्ड नेटवर्क होता है, उससे आप सिर्फ और सिर्फ वीपीएन ही के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, उसके अलावा आप कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपका वीपीएन नहीं चलेगा तो आप वो नौकरी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं, वो अपना डेटा प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी फ्रीलांसर को कनेक्ट करने देते हैं अपने नेटवर्क पे अच्छा कमल, लेकिन अब तो वीपीएन के थ्रू भी अगर कनेक्ट होते थे, काम किया जा रहा था, फ्रीलांसर्स की बात अगर आप जिस तरह से कर रही हैं, तो उनको भी दीगर ममालिक में अनअवेलेबल शो किया जा रहा है, अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो ये कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा? जब बैंडविड्थ नहीं आती, वीपीएन नहीं चलते, और अभी ये कहा जा रहा है कि वीपीएन को बैन कर देंगे, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये गवर्नमेंट तक जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि वीपीएन अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो पाकिस्तान का जो जितना आपकी आईटी फ्रीलांसिंग की इनकम है सब खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कमल के हुकूमती मौक़िफ़ तो अभी तक सामने नहीं आया, उनका ये कहना है कि मकसद है फायरवॉल का या इन सारी काविशों का कि हम डाटा को कंट्रोल कर सकें और जो एक इंतशार या एक क्योस की सी सूरत हाल पैदा की जाती है उसे कंट्रोल किया जा सके। क्या ये मुमकिन भी है, प्रैक्टिकल भी है, डूएबल भी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन गवर्नमेंट को मशवरे दे रहा है इस तरह के इकदाम के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किसी भी डेटा को प्रिडिक्ट करके ब्लॉक करना मुमकिन नहीं है इस वक्त, इवन विद ऑल एआई और सारे कुछ, उसके बावजूद भी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जो पोस्ट है सोशल मीडिया पे वो इंतशार फैलाएगा, कौन सा पोस्ट जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से वो ये उसकी विजिबिलिटी मुमकिन है, आप बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड विजिबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, और फिर जो इस तरह के पोस्ट हैं उनके ऊपर उनकी लोगों की कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जा सकती है, मगर उसको ब्लॉक करना इस तरह मुमकिन नहीं है। और अगर आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ब्लॉक करनी पड़ जाएंगी जिनमें कोई इंतशार नहीं है, जो कि बिल्कुल हार्मलेस चीज़ें हैं, और आपको ओवरऑल इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी डिटेरियोरेट करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो मुल्क में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, देखिए अभी जो दौर है इस वक्त, वो दौर ही टेक्नोलॉजी का है। मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत सारी वेव्स मिस कर दी। पाकिस्तान ने जो पहली वेव थी कंप्यूटर की, उसको उस तरह से कैपिटलाइज नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने उसको उस तरह से कैपिटलाइज नहीं किया। अब एआई का दौर शुरू हो रहा है, क्लाउड का दौर शुरू हो रहा है, नई वेव आ रही है। तो इससे जो डैमेज हो सकता है, जिसका आप भी खदशा जाहिर कर रही हैं कि हमारे जो क्लाइंटेज है वो मुतासर हो रही है, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और जो अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, इसमें इजाफा भी हो सकता है। वो इसमें इजाफा क्या होना, वो पुराने क्लाइंटेज भी जाती रहेगी। तो ये लॉस कितने अरसों में इसकी भरपाई हो पाएगी अगर ये सारा कुछ हो गया? तो ये एक रिपल इफेक्ट होगा, ये बहुत बड़ा लॉस होगा। सिर्फ जो आपकी अभी की इनकम है वो लूज नहीं होगी, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, वो नहीं सीख सकेंगे। उनकी जितनी जो बच्चे क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं एआई के अंदर, बहुत सारे एआई टूल्स जो है वो ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, उनके लिए बहुत हैवी बैंडविड्थ चाहिए होती है, वो नहीं कर सकेंगे। जो आपकी ओपन एआई है, जो चैट जीपीटी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। मैं अगर आपको अपनी कंपनी की बात बताऊं, मेरे एम्प्लॉइज़ जो 10 दिनों में काम कर रहे थे, वो 1 दिन में या कुछ घंटों में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। वो एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, बैंडविड्थ के इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, चैट तो जीपीटी कमल ये भी है कि हम अगर देखें तो दूसरे ममालिक जो है
5G 6G या इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो 4G पर थे उससे भी हमें लगता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारी IT इंडस्ट्री इससे कितनी मुतासिर हो रही है? और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम ये कहते हैं कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि इंतशार फैलाने वाली पोस्टें लगाते हैं, उन अकाउंट्स को बंद कर देना बेहतर था या फिर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेट से महरूम कर दिया, इंटरनेट से महरूम कर देना या बंदिश लगा देना, ये ठीक था? देखिए, मसला ये है कि जो अकाउंट्स इंतशार फैला रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनको आपको ब्लॉक करने का, क्योंकि आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। वी डोंट ओन व्हाट्सएप, वी डोंट ओन फेसबुक। पाकिस्तानी गवर्नमेंट डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी वो जो मैसेजेस आ रहे थे कि जी 3 टिक आ जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज हमारी गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो डेटा पास हो रहा है उस डेटा को एनालाइज करके उसमें से कुछ चीज़ें को ब्लॉक कर सकती है थ्रू फायरवॉल्स, मगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उस कंपनी का क्योंकि एक्सेस नहीं है, वहाँ पे जाके डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करके डिफरेंट चीज़ें ब्लॉक नहीं कर सकती। फायरवॉल ही के थ्रू हो सकता है ये, मगर फायरवॉल के थ्रू अगर आप उन अकाउंट्स को किसी सोर्स पे ब्लॉक कर दें, उन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई कर लें, मगर ये पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देना, पाकिस्तान की इकोनॉमी ये ठीक है, ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में क्या प्रैक्टिस फॉलो हो रही है? किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है? इस इंतशार को या डाटा को कंट्रोल करने के लिए क्या मीडियम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो यहाँ पे नहीं हो सके और इसकी वजह से खमियाजा आप भुगत रहे हैं और दीगर पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं? देखिए, चाइना में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, अथॉरिटेरियन किस्म का कंट्रोल है, मगर उनकी अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर अगर उन्होंने कंट्रोल किया तो उन्होंने अपनी आवाम को ऑल्टरनेट्स दिए। उनकी वी चैट है, उनकी टिकटॉक, उनकी बहुत सारी अपनी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। सारा वहाँ पे एक चाइना का अपना गूगल है, ठीक है? तो उनके पास इतना डेटा और इतना कुछ ऑलरेडी ऑल्टरनेट है, हमारे पास वो सब कुछ नहीं है। अगर हम ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, वेस्ट में तो ये ब्लॉकिंग की प्रैक्टिसेस होती नहीं, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, ठीक है? वहाँ पे वो स्पाई जरूर करते हैं और स्पाइंग के थ्रू वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, दैट इज समथिंग एल्स, मगर ब्लॉक नहीं करते। चाइना में जरूर ब्लॉक होता है, मगर उन्होंने फिर ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज दी हुई है जिसको वो खुद कंट्रोल करते हैं, जिसके सॉफ्टवेयर पे उनका हमारी कंट्रोल। आईटी इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम अपनी ऐप्स बना लें, वो हमारी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकें। ऐसी ऐप्स जैसे लाइक व्हाट्सएप है या फिर वी चैट है, बॉटम है, इस तरह की बहुत सारी ऐप्स दीगर ममालिक में चल रही हैं। तो हम कोई ऐसी अपनी ऐप्स फेसबुक और इंस्टाग्राम या एक्स की जगह पर अपनी कुछ वेबसाइट्स ला सकते हैं फ्यूचर में? देखिए, थियोरेटिकली तो हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर काम कौन करेगा फिर कमल? कौन है जो इसका इनिशिएटिव लेगा? किसको ये करना होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में हम सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कि देखिए, आप ये कर सकते हैं थियोरेटिकली, मगर प्रैक्टिकली इस वक्त शॉर्ट टर्म में अगर आप ब्लॉक कर देंगे हर चीज़ तो आपकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। थियोरेटिकली लॉन्ग टर्म में आप बेशक कोशिश करें और उस राह पे चलें एक्सेट्रा। आपकी वैसे भी अपनी ऐप्स होनी चाहिए, वैसे भी आपको अपनी चीज़ें लेकर आनी चाहिए, पाकिस्तान को यूनिकॉर्न कंपनीज बनानी चाहिए, मगर शॉर्ट टर्म में ब्लॉक करके ये सोल्यूशन ही नहीं है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देती, मगर मैं जरूर गवर्नमेंट से ये कहूंगी कि ये सोल्यूशन नहीं है। ये इस वक्त हमारी सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये मशवरा भी दे दीजिए, शायद किसी को ख्याल आ जाए, आपकी बात सुन ले, आपका मशवरा सुन ले वो। देखिए, सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अथॉरिटेरियन जो इस वक्त मूव्स कर रहे हैं वो ना करें, इकोनॉमी में पॉलिटिकली थोड़ा सा डीफोकस होके इकोनॉमी पे फोकस करें। जब इकोनॉमी बेहतर होगी, लोग सुनेंगे ही नहीं। ये जो इंतशार लोग खिला रहे हैं, उनकी बात को कोई सुनेगा ही नहीं, उनको कोई हीड ही नहीं करेगा। जब देखिए लोग खुशहाली में आ जाएंगे ना, जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो लोग गवर्नमेंट की वैसी तारीफें करेंगे, कोई जो है वो इस तरफ नहीं जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप लोगों की सोच बदल देंगे चीजों को ब्लॉक करके, तो ऐसा नहीं होगा। आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आवाम की आवाज़ बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। कमल चीमा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत और आपकी जो सजेशंस हैं उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त सुने और इस पर संजीदगी से गौर करे। शख्सी आज़ादी पे फोकस करने की ज़रूरत है, रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है, और वो नौजवान जो कि अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ गैर मुल्की क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ऐसे मुल्क में जिसमें डॉलर
मेजर्स की ज़रूरत है, जिसमें महंगाई को कम करने के लिए ऐसे और नौजवानों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आप उनके रोज़गार पर लात मार रहे हैं, आप पाकिस्तान को अनअवेलेबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटरनेट की बंदिश की वजह से। तो ये मेरे ख्याल में लम्हा फिक्री है। रोजगार पैदा करने की बात करते हैं, वहाँ पर हज़ारों जो नौजवान हैं उनसे आप रोज़गार छीन रहे हैं। तो खुदारा ये ना कीजिए, बल्कि बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। मुल्क में आप बेहतरी लाने की कोशिश करें, आप जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करें लोगों के लिए, लोगों को कुछ अच्छा करके दिखाएं जो कि मईशत में भी बेहतरी लाए और हमारी आवाम के लिए भी बेहतरीन साबित हो। तो इसके साथ हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। जी हाँ, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बहुत ही अहम इशू हम लेकर आए हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जब शादी होती है तो बच्चों की ख्वाहिश जो है वो माँ बाप दोनों को होती है, माँ बाप बनने की ख्वाहिश और फिर दादा दादी की एक ख्वाहिश के जल्द जो है वो मियाँ बीवी एक कपल एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो इस फैमिली को कंप्लीट करते हैं यकीनी तौर पर बच्चे, इस रिश्ते को मजबूत करते हैं यकीनी तौर पर बच्चे। तो बच्चों का ना होना बहुत तकलीफ दे अमर है। तो जो ख़वातीन, जो मर्द हजरात इस वक्त इस मुश्किल में हैं कि उनको औलाद की नेमत जो है वो मिल सके और वो दुआ गो हैं, तो हम भी दुआ गो हैं उनके लिए, उनके घर में जो है औलाद की खुशी जल्द से जल्द आए। इसका हल भी एक जुनेद बिल्कुल हल की तरफ भी जाएंगे। और आज के अहद में बांझपन का मर्ज बहुत तेज़ी से नाज़रीन फैल रहा है। आलमी दायरा सेहत की अगर बात की जाए तो इनकी रिपोर्ट जो आई है उसमें दुनिया भर में हर 6 में से एक शख्स बांझपन का शिकार है। बहुत बड़ी रेशो है। अमीर, मुतवसत हो या फिर गरीब ममालिक में बांझपन की शरह के मुआवजे से इंडिया ये मिलता है कि ये दुनिया के हर खित्ते के एक संगीन चैलेंज के तौर पे सामने आ चुका है। अमीर ममालिक में ये शरह तकरीबन 17.8% और अगर मुतवसत या गरीब ममालिक की बात की जाए तो ये शरह है 16.5%। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इससे बचा किस तरह जा सकता है और पाकिस्तान में जो इससे बचाव की टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक कारगर साबित हो सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फिजिशियन मौजूद हैं, आईवी से रिलेटेड और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर साजिदा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि बांझपन तो है और इसकी शरह बढ़ भी रही है, दीगर ममालिक में भी बढ़ रही है, सिर्फ पाकिस्तान। अगर हम इसके हल की तरफ जाएँ तो हम देखते हैं कि IVF जो है वो एक प्रोसीजर ऐसा है जिसके ज़रिए बहुत जल्द जो है वो आप औलाद का हसूल जो मुमकिन हो गया है, दीगर ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी। इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेंगे कि ये तरीक़ा कार जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर और कामयाबी किस हद तक है और किस हद तक इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है बांझपन को। हाँ, अभी आप लोगों से मेरी बात हो रही थी तो आपका ख्याल था कि बल्कि आपने बड़े वसूख से कहा कि पाकिस्तान में तो अभी IVF भी नहीं हो रहा, तो एडवांस ट्रीटमेंट कहाँ से होगी। यानी हमने सोच लिया ना कि वी आर पाकिस्तानी, परसेप्शन बन गई कि पाकिस्तान में तो ये भी नहीं है, ये कैसे होगा। नहीं, ये परसेप्शन के अलावा ये कुछ मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त मेडिकल फील्ड में, इनफर्टिलिटी की फील्ड में हम कहाँ खड़े हैं। मैं इसका अंदाज़ा आपको इस तरह होगा कि आप यकीन कीजिए कि इस वक्त इनफर्टिलिटी के ऊपर जो एडवांस स्टेम सेल की बात है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैदा हुआ है। वर्ल्ड का, नॉट पाकिस्तान। और उसके पीछे आप ये देखें कि अगर किसी में कोई दम होता है तो उसके पीछे कोई पड़ते हैं लोग। अगर किसी में पाकिस्तान में दम हो तो सारे पाकिस्तानी लोग उसके, अगर इंटरनेशनली हो तो बहुत से इंटरनेशनल लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये जब मैंने काम किया है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रोफेशनल जेलसी आती है कि एक नया काम वो आगे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में एक ब्राउन स्किन रखने वाली खातून, फिर ऊपर से खातून, हम समझते हैं कि नहीं जी ख़वातीन सुप्रेस्ड हैं सिर्फ हमारे मुल्क में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। वहाँ पर भी कोई खातून उनकी जब कोई काम कर जाए, ठीक है, तो वो उसको समझते हैं कि इसको तो बस ख़त्म कर देना चाहिए ना। और कोई मुस्लिम अगर करे, हिस्ट्री देख लें तो मुसलमानों बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब मैं इस पॉइंट पे आने से पहले अगर आपकी थोड़ी सी रहनुमाई हम चाहें, वजूहात से अगर हम शुरू कर लें कि इसकी वजूहात मुमकिन तौर पे क्या हो सकते हैं, क्योंकि ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं, बहुत से घर टूट जाते हैं इस वजह से। मैं तो कहती हूँ घर बनाने से पहले देखें, घर आप बनाते ही क्यों पहले, ठीक है, जब आपका मकसद ही, हमारे यहाँ कितने लोग होंगे, सॉरी आपका नाम मुझे भूल गया, इशाल, हाँ इशाल, मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जो शादियां सिर्फ इसलिए करते हैं कि जी हम कंपेनियनशिप के लिए शादी कर रहे हैं,
मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा। हर बंदे का मकसद ये होता है कि बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए। जब आपने भी तो एक फैमिली, जरूरी है, जब आपने फैमिली के लिए शादी की है तो फिर एक कितनी सी बात मियाँ का सीमन एनालिसिस लॉ में मौजूद, मेरे ख्याल में लॉ का हिस्सा बनेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो हमारे जो कल्चर है, जो वरना जीरो स्पर्म रखने वाले लोग, इतने मेल जीरो स्पर्म के हामिल हो चुके हैं कि आप यकीन कीजिए कि जीरो स्पर्म रखने वाले लोग 4-4 शादियां कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा। तो कम से कम ऐसा ला तो बना नहीं है ना हमारे यहाँ कि हम इसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। हम इस चीज़ को बड़ा मायूब समझते हैं कि अच्छा मर्द को कहा जा रहा है टेस्ट करवा लो या खातून को कहा जा रहा है। मैं तो कहती हूँ शादी मर्द को तब करनी चाहिए, उसका बड़ा आसान तरीका है कि उसका सीमन एनालिसिस हो जाए। और अगर आप लड़की का भी है तो एक मेडिकल चेकअप क्या है, खातून में कम से कम पता तो चले उसका यूट्रस है, ओवरी है, एक अल्ट्रासाउंड करा ले। आगे ठीक है जी, लंबे टेस्टों में औरत में बहुत इन्वेसिव टेस्ट हैं, लेकिन औरतों में नहीं होना चाहिए। आपने पूछा मुझे कि वजूहात क्या हैं। वजूहात इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो मेल इनफर्टिलिटी बबल कर रही है, दिस इज़ वार्निंग सिचुएशन। मैंने एक दफ़ा वॉइस ऑफ अमेरिका में अपनी पूरी स्टडीज़ दी थी और उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और वो कोविड के दिनों में थी। अच्छा, मैंने ये कहा था कि कोविड के बाद ये लेट इफेक्ट्स होंगे, ना सिर्फ मेल में, फीमेल में भी। और अब आप यकीन करें, ख़वातीन आपके साथ बैठी होंगी 30 इयर्स, 32, और वो कहेंगी हमें डॉक्टर ने बताया कि यू हैव ओवेरियन फेलियर, ओवरी फेल हो रही है, उनकी ओवरी एग प्रोडक्शन ही। कोविड के बाद आप क्या कह रही हैं कि वैक्सीन के असरात हैं? ये वैक्सीन के भी असरात हैं और कोविड के भी। वैक्सीन ने भी वही कुछ किया जो कोविड करता था। वो जो खदशात थे, इसका मतलब है वो दुरुस्त थे? बिल्कुल दुरुस्त थे। मैं आपको बताऊं कोविड ने क्या करना है, जो भी वैक्सीन आप बनाते हैं क्या करते हैं, आप उसको अटेनुएटेड फॉर्म होता है वायरस का, वही वायरस आप इंजेक्ट करते हैं। क्या वजह थी, वैक्सीनेशन के बाद कितने लोगों की डेथ्स हुई। बहुत सी ऐसी कंपनीज के ओनर्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी की वैक्सीन नहीं लगवाई। ये नहीं लगवाई। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे डॉक्टर, अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स बोलते हैं ब्राउन, तो उनके लिए तो दुनिया खड़ी हो जाती है ना, वो सही बात करें, इसलिए कि ये गोरों की इजाद थी। वो बंदा भी अरेस्ट हो चुका है, आपको पता है कि कैसी क्या सिचुएशन में कैसे हमें मास्क पहनाए, कैसे हमें वो वैक्सीनेशन, मैं तो कहती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इलाज की तरफ आ जाएं, हाँ। तरीका इलाज क्या है, सक्सेस रेशो कितनी चल रही है? आपने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त मैं ही IVF सेंटर, मेरा नहीं है, और भी बहुत सारे IVF सेंटर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग गुड। हमारा काम ये है कि जो लोग IVF के बाद, हमारे पास आने के बाद, उनका अगर IVF कामयाब नहीं होता तो वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक स्टेम सेल। स्टेम सेल उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है, इससे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिन लोगों में जीरो स्पर्म। थोड़ा अगर आसान लफ्जों में आप बता सकें ताकि एक आम शहरी भी समझ सके। देखें, इस वक्त आम शहरी सबको पता है स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल आपकी अपनी बॉडी से वो नौमौलूद सेल हैं जो आपकी बॉडी में तब पैदा होते हैं जब कोई ऑर्गन फेल हो जाता है। अगर किसी में लिवर फेलियर है, उसके स्टेम सेल कुदरत वाला बनाएगा किसी और ऑर्गन में। ये अल्लाह का असूल है। मैंने स्टेम सेल नहीं बनाए, मैंने सिर्फ दरियाफ्त की हैं कि बॉडी में मौजूद हैं। मैंने किसी और ऑर्गन से उन स्टेम सेल को निकालना है, और वो स्टेम सेल, जो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, मेरा जो टारगेटेड ऑर्गन है वो ओवरी है और टेस्टीज है। ठीक है, हमने उन्हीं पेशेंट्स के स्टेम सेल लेके टेस्टीज के अंदर डाले, उन्हीं के लेके उसके यूट्रस के ओवरी में डाले। अगर किसी की यूट्राइन लाइनिंग ठीक नहीं है, यूट्रस उसकी वूम खराब है, उसके अंदर डाले। और ये अगर बात की जाए कितना एक्सपेंसिव है, एक आम शहरी जिस तरह के इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह महंगाई का दौर है, कितना खर्चा होगा और कोई हर अमूमी तौर पे लोग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल करते हैं लोग। देखें, IVF के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ सेंटर मुख्तलिफ रेंजेस में आपको IVF का कॉस्ट दे रहे हैं। हमारी IVF की कॉस्ट मुख्तलिफ सेंटर में 6 लाख से लेकर 12 लाख तक भी जा रही है। अच्छा, ये IVF अभी टेक्नोलॉजी नई है, इस वजह से इतनी कॉस्ट है? नहीं है, बहुत पुरानी होगी। ये अफोर्डेबल हो जाएगी? नहीं, अफोर्डेबल होने का, क्योंकि इसमें डाले गए कंज्यूमेबल हर चीज़ बहुत महंगी है। ठीक है,
इस वक्त सबसे कम कॉस्ट हम तकरीबन 5 से 6 लाख की कॉस्ट में हमारा इदारा लोगों को दे। और सक्सेसफुल कितना है? मैं आपको अभी मैं 5 से 6 लाख रुपया लगाता है और फिर उसके बाद उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसमें सक्सेस रेट इस वक्त सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कहें कि एक नॉर्मल फीमेल में 1 महीने में कंसीव करने का चांस कितना है, तो मैं कहूँगी 40%। अगर बेस्ट IVF आप कर रहे हैं तो उस 1 महीने में उसका चांस 40% हो जाए। 40% है। अब देखिए ना कि जो माँ बाप इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वो 5 लाख या 6 लाख अफोर्ड कर सकते हैं और वो कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी एक उम्मीद जाग जाती है कि वो औलाद जो है उनको मिल जाएगी या वो प्रेग्नेंट उनकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो जब वो नहीं हो पाता है तो एक ट्रॉमे में भी चले जाते हैं वो कपल, क्योंकि एक उम्मीद वापस साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लोग तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हम ट्रामा लेने के इतने शौकीन हैं कि पहले महीने ही अगर बच्चा नहीं हुआ तो सास कहेगी खैर तो है। रिश्तेदार भी सवाल करना शुरू हो जाते हैं, जी क्या मामला है? यानी नेचुरल इंटरकोर्स के बाद भी उनका अगर बच्चा नहीं हुआ तो ससुराल वाले प्रेशर बिल्ट हो जाता है। 2 महीने के बाद प्रेशर डाल देंगे। तो कुजा जिस बच्ची ने, जिस लड़की ने या कपल ने 6 लाख लगा के कोशिश की तो कैसे ना हो कि प्रेशर बिल्ड ना हो। लेकिन जो लोग IVF के लिए आते हैं, मैंने अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने लोगों को बहुत काउंसिल किया है कि पहले सोचें कि वो समझ लें। अगर किसी के मुझे बताएं 2 मिलियन स्पर्म है या 0 थी, उसके स्टेम सेल हुए, उसका नेचुरल कंसेप्शन का चांस था 0%। अब आप हमारे पास आए हैं तो आप गिन लें कि अब आपकी शादी को पहला महीना है। अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो समझ लें 1 महीने में आप प्रेग्नेंट नहीं हुए। अच्छा, तो आगे चार्जेस में देखें दूसरी बात आगे सॉरी मैं आपकी बात जाती हूँ कि अगले वो जाएंगे। महीने रहना तो बड़ा आसान है, लोग तो साल भी ट्राई करते रहेंगे, लेकिन क्या हर महीने 6 लाख दे के आप, सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप उस चांस को ले सकते हैं। दैट्स द रीज़न। ठीक है, तो आप अपने जो बता रही हैं आपके जो चार्जेस हैं, मतलब या फिर ओवरऑल हम देखें पाकिस्तान के अंदर हैं 5 to 6 लाख। अगर 5 to 6 लाख में एक अटैम्प्ट फेल हो जाती है तो आप दूसरी अटैम्प्ट देंगे पेशेंट को? बहुत प्यारा आपने सवाल किया। ये ऐसे लगता है कि मेरे पेशेंट्स के जब वो वॉप कर रहे होते हैं ना उनके सवाल आपने वो पढ़े हैं। दूसरी अटैम्प्ट मैं दूसरी दफ़ा अपनी फ़ी नहीं लेती, मैं अपनी लैब के चार्जेस उनको वेव ऑफ कर देती हूँ। उससे पेशेंट काफ़ी, यही वजह है कि हमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिला। ठीक है, तो कि दूसरी दफ़ा देयर इज़ नो फ़ी अनटिल अनलेस वो कंसीव कर दे। लेकिन दूसरी दफ़ा में भी उनके 3-3.5 लाख के एक्सपेंस, जो उनकी मेडिसिन है, एक वो मेडिसिन है जो उन्होंने पहले खा के इंजेक्टेबल, वो तकरीबन 1.5 लाख की भी होती हैं, 2 लाख की भी होती हैं, 1 लाख की भी, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट। फिर 1 से 1.5 लाख की मेडिसिन हम जिस वक्त उनका IVF करते हैं तब होता है। अब अगला आपने पूछा था कि स्टेम सेल का कॉस्ट, अगर इसका 6 लाख है तो स्टेम सेल का तकरीबन 3.5 लाख तक कॉस्ट आ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तशरीह का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को इससे रहनुमाई मिली होगी। और यकीनी तौर पे बांझपन एक बड़ा मसला है, लेकिन उसका हल, उसका इलाज भी मौजूद है। और जो हल हमने आया है वो आप सोच समझ कर डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और उसका हल ले सकते हैं और आप भी माँ बाप बन सकते हैं। ये एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ब्रेक के बाद एक नई मूवी और तहलका मचाने लगी है। आज उसका प्रीमियर भी है। कौन सी फिल्म है, उसकी कास्ट हमारे साथ मौजूद होगी, कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, तरक्की के लिए ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों और अपने लोगों को सपोर्ट किया जाए। अपने लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। हमें हौसला अफजाई से मोराल बुलंद होता है और काम में निखार भी आता है, और हमें अपने नए आने वाले, उभरने वाले सितारों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और एक नई फिल्म आ रही है, पूरे ही शोर शराबे और हंगामे के साथ बड़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सनक मूवी है। फिल्म कैसी है और इसकी कहानी क्या है, ये जानेंगे इस फिल्म की कास्ट से जो हमारे साथ मौजूद होगी। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ झलकियां देख लीजिए। तो हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, इस फिल्म की कास्ट मौजूद है, क्यों ना उनका तारुफ करवा दिया जाए। जुनैद, हमारे साथ शायरा रॉय मौजूद हैं।
इस मूवी की हीरोइन भी हैं और साथ ही साथ इस मूवी की प्रोड्यूसर भी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हसन मौजूद हैं, हसन फरीद डायरेक्टर हैं इस मूवी के। वेलकम टू शो। और आपसे इस मूवी के बारे में जानने का हमें भी बड़ा आज प्रीमियर भी है बिल्कुल, और एक्साइटमेंट होगी यकीनी तौर पे। एक्साइटमेंट तो है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस मूवी के बारे में। इंटरनेशनल लेवल पे ये मूवी जो है अपना नाम करने जा रही है और जिस तरह से रिलीज होने जा रही है, तो इस मूवी की कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या है। वैसे तो हम देख रहे हैं थ्रिलर मूवी है, एक्शन भी है, क्या है इस मूवी में? बहुत मज़े की कहानी है। आई थिंक अमूमन पाकिस्तानी सिनेमाज में इस तरह की फिल्म कम ही देखी जाती है, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ये एक टॉपिक है जो लेकर मैं आ रही हूँ। मेंटल इलनेस का टॉपिक है। जैसे कि सनक का मतलब भी यही कहलाता है कि संकी जो। अच्छा, ये संकी से निकला है सनक, क्योंकि बड़ा मुख्तलिफ नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम सुने तो अजीब सा लगता है। ये सनक का मतलब क्या है? जी, संस्कृत का अल्फाज है ये, उस लैंग्वेज का है। और इसके जैसे आप कोई चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, लिमिटलेस हो जाते हो, जुनूनी हो जाते हो, ये आप चाहे अपने काम को लेकर हो या मोहब्बत को लेकर हो, उसको कहते हैं सनक। तो इसमें सन की है कौन? आप सन की हैं या जो हीरो हैं या जो विलन है, किसको सन की दिखाया गया? वेल, फिल्म के ट्रेलर्स वगैरह से तो पता चलता है कि जो मुनीब अली हैं उनका कैरेक्टर डार्क है और संकी है, लेकिन क्लाइमैक्स तक बाजी पलट भी सकती है। अच्छा, वो आप भी हो सकती हैं, मैं भी हो सकती हूँ। ये तो फिल्म आकर देखिए, विलन भी हो सकता है, हीरो भी संकी हो सकता है। अच्छा, हसन इसके डायरेक्टर हैं। हसन, कब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कितनी मेहनत हुई, क्या कुछ आपको करना पड़ा? लेकिन मैं इसका ज़रूर इज़हार करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के साथ कि पूरी मूवी जो है पाकिस्तान में फिल्माई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और जो खूबसूरती नज़र आ रही है ये सारी खूबसूरती पाकिस्तान की है। तो बताइए हसन। पहले तो ये फिल्म हमने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से बनाई है, और काफ़ी कितने अरसे में? टाइम लगा, 2 इयर्स हो गए इस फिल्म को। अच्छा। कुछ प्रॉब्लम्स और आपको पता है टेक्निकल इश्यूज, तो हमने काफ़ी नॉर्दर्न में बहुत ज़्यादा शूट की, जो आप देख रहे हैं जी। और एक्सपीरियंस जो शायरा के साथ रहा वो बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट भी है और मेहनती भी है। तो बस ये आपसे अपील है। ये कौन सी मूवी है आपकी? इससे पहले भी आप कुछ मूवी? इससे पहले बेसिकली मैं वीडियो सॉन्ग्स और कमर्शियल शॉर्ट मूवीज। फर्स्ट मूवी है ये ऑफर मुझे शायरा ने दी। फीचर है। एक्चुअली मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ, और मैंने जब प्रोड्यूस करने का सोचा था तो मैंने आई वॉज लुकिंग फॉर अ गाय हु इज़ यंग, हु इज़ एंथुसियास्टिक। ये आपकी सिलेक्शन थी? हाँ, मैंने पूरी कास्ट भी मैंने ऑडिशन लेकर, डिजिटल ऑडिशन लेकर, ऑन ग्राउंड ऑडिशन लेकर किए हैं। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री। आइडिया कहाँ से क्लिक हुआ? ये कहीं से? विक्रम भट्ट का कहानी है ये, उनका ये वन लाइनर है। और ये कहानी इस तरह की है कि एक सुपरस्टार मैं बनी हूँ इस फिल्म में, कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और उसका एक फ़ैन इस बात से ऑफेंड हो जाता है कि मैंने उसको ऑटोग्राफ नहीं दिया। और बेसिकली वो इतना पागल है, ऑब्सेसिव है, सीरियल किलर, तो वो पहले से है कि 12 साल की उम्र में उसने अपने पेरेंट्स का कत्ल कर दिया था। Oh my God. तो व्हेन ही गॉट टू नो कि जिस बंदी का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, इतना मैं उससे प्यार करता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, उसने मैंने मतलब भीड़ में आता है, स्टार्ट ही सीन ऐसा, तो मैं ऑटोग्राफ सबको दे रही होती हूँ और वो हाथ आगे करता है, मैं कहती हूँ ऑटोग्राफ्स ऑन हैंड प्लीज़, नो हैंड्स प्लीज़, पेपर लेके। बस इस बात से ना मैं इसको ऑटोग्राफ नहीं देती। अब वो पूरी फिल्म में मेरे जो करीब के लोग हैं उनको कत्ल कर रहा है, और दैट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग। एंड फिल्म में जितने भी क्या नाम है कैरेक्टर्स हैं जो मेरे करीब हैं, जो नियर और डियर हैं, वो उनको मुझसे दूर कर रहा है, ब्रूटली उनका मर्डर कर रहा है और मुझे अजियत दे रहा है पूरी फिल्म में। अच्छा, आपने अवार्ड भी जीता है, ये है मिस ट्रांस पाकिस्तान का 2001, 2002 में आपने 2021, 2022 में आपने 2 बार ये अवार्ड भी अपने नाम किया। उसके हवाले से भी उस अचीवमेंट के बारे में बताएं थोड़ा। मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया था, बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमेन। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि कोई ट्रांस लड़की मिस पाकिस्तान बनी थी, और उसी वजह से ये न्यू कैटेगरी भी लॉन्च की गई फ्रॉम टच गेट ग्लोबल कैनेडा। और इनकी जो प्रेसिडेंट है सोनिया अहमद, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। वो पहले से पेजेंट्स करती आ रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक ट्रांस लड़की पाकिस्तान से उठकर, मैंने खुद ही अपनी रिसर्च की, देयर वाज नोबडी हु कुड गाइड मी आउट, जिन्होंने मुझे गाइड किया हो, मैंने खुद रिसर्च की। और वो जब मैंने ये लक़ब हासिल किया, मैंने बाकी जितनी भी लड़कियां हैं उनको हरा के लक़ब हासिल किया। दोज वर नॉट ट्रांस गर्ल्स, बट लेटर ऑन जब मुझे क्राउन मिला तो मीडिया में अच्छा खासा इस चीज़ का बज़ क्रिएट हुआ था, एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली देखा गया था हर जगह पे। मैं इवन जाने लगी थी मिस इंटरनेशनल क्वीन में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेजेंट होता है, ब्यूटी पेजेंट, जो मिस यूनिवर्स के बाद आता है, एंड दैट इज़ बेसिकली इन फुकेट सिटी, पटाया सिटी में होता है, थाईलैंड में। और वहाँ पर मैं जा नहीं पाई थी
कुछ स्पॉन्सरशिप्स की वजह से बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक, थी। बड़ी अचीवमेंट है जी, और यकीनी तौर पे आपकी कम्युनिटी इससे बहुत ज़्यादा उनके एतमाद में इजाफा होगा। एक तो ये बताइएगा कि जो अभी तक जिस तरह हसन ने बताया कि था काफ़ी हर्डल्स आए, काफ़ी मेहनत की और 2 साल लगे आपको, आप सेटिस्फाई हैं या अभी भी लगता है कि कुछ इससे बेहतर हो सकता था, ये होना चाहिए था जो नहीं हो सका? देखिए, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, ठीक है ना। हमने जितना हमारे पास गुड़ था हमने डाल दिया जो कुछ था आपने जो हमारी मेहनत है ना, हमने अपना बेस्ट वो नजर आएगी। हाँ। जी बिल्कुल, अब वो आपको देख के पता चलेगा। ज़ुबैर शारिक की जगह फवाद खान भी आ सकते थे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट होता तो, लेकिन हमारे पास इतना था कि हमने अपने पाकिस्तान अवाम के लिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है। और इट वाज नॉट अ वेरी स्मॉल बजट, इट वाज अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ मीडियम या मीडियोकर। तो कहीं से स्पॉन्सर्स भी मिले, इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। जिस तरह से आप लोगों ने काविश की है, कोशिश की है, तो यकीनी तौर पर इसको सराहा जाना चाहिए। इस हवाले से मैं आपसे स्पॉन्सर जिस तरह से जुनैद आप पूछ रहे हैं स्पॉन्सर्स, हाँ मैं जानना चाह रहा था कि स्पॉन्सर्स कहीं आपने अप्रोच किया या किसी ने आपको अप्रोच किया हो? नहीं, शायरा ही स्पॉन्सर। चलिए इस मूवी के बाद शायरा नहीं, मूवी के लिए आपको राब्ता होगा। हमने कोई ब्रांड नहीं छोड़ा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आई थिंक मैंने जितने भी हमारे टॉप नॉच ब्रांड है पाकिस्तान, हमारा मसला हमने सबको अप्रोच किया कि हम ये कहते हैं कि जी पहले बताएं आपने किया क्या है, तो आपने वो कर दिया अपनी मेहनत से। उम्मीद करते हैं कि अगला प्रोजेक्ट जो आपको बहुत आसानी से मिलेगा। हसन कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अगर ये बिल्कुल बड़ा आर्टिस्ट लेते हैं तो फिल्म हिट होती है, ये हम ज़हन से निकालना चाहते हैं। न्यू कमर्स लाएं, न्यू टैलेंट लाएं, इंडिया क्यों, डायरेक्टर नए, बॉलीवुड क्यों आगे, सिंगर नए, वो ये नहीं देखते कि उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी हाइट क्या है। वो कहते टैलेंटेड है, एक्टिंग कर रहा है, स्क्रीन को टक्कर दे रहा, आ जाओ। नहीं, ये तो हमने आपके वो मैदान लड़ते हैं, तो मैं ये अपील करता हूँ सबसे। क्लिप हमने देख लिया है मूवी को जिसमें आपने सम अप किया है, मतलब उससे पता चल गया हमें कि आपकी एक्टिंग भी शानदार है, प्रोडक्शन भी शानदार है, और जिस तरह से आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस मूवी को रिलीज करने का मौका मिल रहा है, और नेटफ्लिक्स और प्राइम पे भी आ रही है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की। और जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि आपको ब्रांड्स ने या उन लोगों ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे और आपकी इस कामयाबी में बहुत सारे लोग हाथ बटाने आ जाएंगे। शायरा ने बहुत मेहनत की है इस काम में। मुनीब अली हैं जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है एज एन विलन, जो जफर का कैरेक्टर, डार्क कैरेक्टर मुनीब का कैरेक्टर है, ही इज़ द आई थिंक कैप्टन ऑफ द एंटायर परफॉर्मेंस। पूरी परफॉर्मेंस उनके कंधे पे थी, उनके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा था कि वो एक मेंटल गाय का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। ज़ुबैर एक कॉप बने हुए हैं, ज़ुबैर शारिक एक पुलिस वाले बने हैं, जिनके साथ मेरा लाइक लव इंटरेस्ट बाद में जाके क्रिएट हो जाता है। और शायरा रोती रही है पूरी फिल्म। अच्छा, सॉन्ग्स भी हैं, और कितने सॉन्ग्स हैं? सिंगर कौन? सिंगर तो आपने बताया आप खुद ही हैं। ये फिल्म की यूएसपी है गाने। इस गाने 5 गाने हैं, इसमें सारे रोमांटिक, बहुत खूबसूरत गाने, बहुत खूबसूरत गाने हैं। अक्रॉस द बॉर्डर से सिंगर्स ने गाए हैं, पाकिस्तान से सिंगर्स ने गाए हैं। और ये फिल्म कहलाई भी हम म्यूजिकल थ्रिलर कह सकते हैं, म्यूजिकल थ्रिलर इन सेंस कि जितने भी इसके गाने हैं, लाइक डायलॉग्स कम है और म्यूजिक ज्यादा है इसमें। म्यूजिक ज्यादा इसलिए देखें क्योंकि उसकी फीलिंग एक्सप्लेन हो रही है उस विलन की, हीरो की। कश्मीर में वैसे भी गानों को ज्यादा पजीराई मिलती है, और जब आप देखें ना फिल्म को कामयाबी के लिए गाने ऐड करने पड़ते हैं, और जब ऐसा हो कि आपके एक्सप्रेशन से पूरा सीन समझ में आ जाए, आप रो रहे हैं और आपकी फीलिंग्स जो है वो खुद ब खुद ऑडियंस समझने लगे, तो यही असल एक्टिंग है। और गाने अगर आपकी फीलिंग समझा पा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि आपको बॉर्डर पार से भी गाने इसमें मिले हैं, आपने खुद भी गाना गाया क्योंकि आप खुद भी सिंगर हैं इस मूवी? मैं बिल्कुल एक सिंगर हूँ, लेकिन मैंने एक्टिंग की है, प्रोड्यूसिंग की है। आई डोंट वांट टू डू सिंगिंग एज वेल, लेकिन मैंने एक गाने में लिरिक्स और कंपोज किया है। इस गाने का इस फिल्म का टाइटल ट्रैक है करीब आने, वो मैंने लिखा है और कंपोज किया है, और वो आमिर अली ने गाया है, जो कि हमारा अभी तक ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है एवरीडे। वो गाना बड़ा खूबसूरत। अच्छा, ज़रा हमारे ऑडियंस के लिए, और ख़ास तौर पे मैं आपके मूवी के ट्रेलर के नीचे देख रहा था, लोग बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, और बड़ी बेस्ट विशेस भी आपको लोगों ने दी हुई हैं, आपके फैंस ने दी हुई हैं। कब से सिनेमा में देखी जा सकेगी? किन किन सिनेमा में, किन किन शहरों में ये मूवी लगने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान में रिलीज़ हो लिया 16 को, जो कि है कल। आज इसका फिल्म का प्रीमियर है, बहुत बड़ा इवेंट है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल। कल रिलीज़ हो रही है पाकिस्तान में, और ओवरसीज़ में ये एक हफ्ते बाद, मतलब 23 अगस्त को ये पूरी दुनिया। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी ये देखी जाएगी? यस, इंटरनेशनल ममालिक में रशिया, साउथ कोरिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएस, कनाडा, नेपाल एंड बेल्जियम, बेल्बो, वही आता है नीदरलैंड। आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से इसकी लॉन्चिंग पे आपने एफर्ट की और जिस तरह से आप बता रही हैं सारी, तो बहुत मेहनत है भैया, बहुत मेहनत है। आई मीन सो मच ऑफ एफर्ट्स यू हैव पुट इन फॉर दिस इंडस्ट्री, यू हैव नो आइडिया कि मैंने इस इंडस्ट्री को अपनी
मतलब मैंने अपनी एक जवानी का हिस्सा दे दिया, मैंने अपना एक जितना भी मैंने कमाया, मैंने आई थिंक ऐसा भी टाइम आया था कि मैं खुद के लिए जो कहते हैं ना पर्सनल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी स्किप कर की चीज़ें होती हैं, मैं उनको भी स्किप आउट करा के इस फिल्म पे लगाती रही कि अच्छा मैं वो ना स्किप कर दूँ। अच्छा एक छोटी सी चीज़ है कि अब एक वो हार्ड ड्राइव लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए कहीं मेरा वो वहाँ बजट इधर से उधर ना हो जाए, तो आई हैव डिड एवरीथिंग फॉर दिस। तो इन्वेस्टर भी हैं आप इस मूवी लाखों के? करोड़ Yes. नहीं, प्रोड्यूसर का तो खुद ही किया हमने, पैसे जो इन्होंने बहुत मेहनत की नहीं है। मतलब वही ना कि कोई और साथ में इन्वेस्टर नहीं है, No. टोटली आपने इन्वेस्ट भी खुद किया है। अच्छा, यकीनी तौर पे ये एक बड़ी सक्सेसफुल मूवी रहेगी, हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या इस मूवी के रिस्पांस के बाद अगला फैसला होगा या पहले से प्लान कर चुकी हैं? नहीं, मैंने प्लानिंग्स की हुई हैं। हम इस फिल्म से हार नहीं मानेंगे, मेरा ये नहीं हार नहीं मानेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सक्सेस हम मिलेगी। ऑडियंस को देते रहेंगे, उनको राजी करते रहेंगे और उनका अच्छा रिस्पॉन्स आने का वेट करेंगे। देखिए अभी प्लान मेरा पाइपलाइन में जो है वो इसके बाद तो एक मेरा गाना आया था कमली मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, और उसका सीक्वल प्लान कर रही हूँ मैं अपोजिट टू इमरान अब्बास। और उसके बाद फिर मेरी एक कॉमेडी फिल्म है, रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी, वो भी वो पंजाब के थोड़े कल्चर के ऊपर फिल्म बेस्ड है। उसके बाद फिर मैं अगर ये फिल्म इससे सनक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है तो यही आगे कहानी कंटिन्यू हो जाएगी। जबरदस्त ढेरों दुआएं आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त इजाफा होगा, और वो लोग जो कि उम्मीद तौर पे हम देख रहे हैं कि कुछ नाराज़ हैं या फिल्म इंडस्ट्री से सिनेमा तक नहीं पहुंच पा रहे, इस मूवी के जरिए वो सनक के जरिए वो फिर से सिनेमा का रुख करेंगे इंशाल्लाह जी। विश यू गुड लक। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, हम आपसे इजाज़त लेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।